Hey everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। सो एज यू ऑल नो, आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस हम डिस्कस कर रहे थे, और हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए थे उन सबको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल टॉपिक की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का। और इसमें हम बात करेंगे जो लोग मेंटली इल होते हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उनके माइंड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका रिहेबिलिटेशन के बारे में। व्हाट इज रिहेबिलिटेशन? लेट्स डिस्कस हियर। So the treatment of psychological disorders has two components, that is reduction of symptoms and improving the level of functioning or quality of life. Now in the case of milder disorders जैसे generalized anxiety disorder, reactive depression, phobia, reduction of symptoms is associated with an improvement in the quality of life. जब भी हम साइकोथेरेपीज करते हैं, यानी किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, जो भी सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब किसी पर्सन को डिप्रेशन होता है, सो वी कंसिडर कि उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो रहे होंगे, या फिर वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाता होगा। सो ये सिम्टम्स हैं। तो जब हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे सिम्टम्स में कमी आने लगेगी। जैसे वो खाना प्रॉपरली खाने लगेगा, साथ ही साथ में उस प्रॉपर स्लीप लेने लगेगा, है ना, प्रॉपर टाइम पे सोया करेगा, उसको अच्छे से नींद भी आएगी। तो सिम्टम्स में रिडक्शन होने लगेगा। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना या उसके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना। अभी उसे अपनी लाइफ जीने में बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी क्योंकि वो किसी तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, बट अब जब हम उसको थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। अब जब माइल्डर डिसऑर्डर्स होते हैं, माइल्ड डिसऑर्डर्स का मतलब जैसे कि जिनमें सीवियर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, किसी तरह का कोई फोबिया है, डिप्रेशन है, तो इन सारी चीज़ों में सिम्टम्स रिड्यूस होंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, है ना, जब थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। हाउएवर इन द केसेस ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे सिजोफ्रेनिया है, या रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स में नॉट बी एसोसिएटेड विद एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब कुछ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मान लो सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ों में आप एक तरीके का फॉल्स बिलीव करने लग जाते हो, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो सिजोफ्रेनिया जैसे जब सीवियर मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं तो सिम्टम्स तो रिड्यूस होते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होती। आप एक वो नॉर्मल लाइफ जो सब जीते हैं ना, जिसमें क्वालिटी भी होती है, वो लाइफ कहीं ना कहीं आप वापस से उस एक चीज पर, उस एक ट्रैक पर नहीं आ पाते हो। ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में होता है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपको बताया कि साइकोथेरेपीज करने से जो भी सिम्टम्स हैं, सबसे पहली चीज तो वो कम होने लगेंगे, और उसके बाद में सिम्टम्स के साथ साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने लगेगी। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। अब कैंसर होने की वजह से वो जो है, पहली चीज तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उसके सारे सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, वो सारी चीजें तो उसको होती हैं। साथ ही साथ में वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी अच्छे से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। जब डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देगा और वो ठीक होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे करके जो भी सिम्टम्स हमको उसमें देखने को मिल रहे थे वो सारे ठीक होने लगेंगे और वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, है ना, अपनी लाइफ नॉर्मल लीड करने लग जाएगा। लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम कहीं, जैसे बहुत बार हमने ये चीज़ें देखी है कि कभी कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं कि कोई पर्सन है तो उसकी पूरी बॉडी या उसके स्पाइन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है, स्पाइनल कॉर्ड में, तो डॉक्टर जो भी उसको पेन वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही है उसमें तो चलो वो ट्रीटमेंट कर देगा, उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से ना जी पाए, शायद वो बहुत ज़्यादा देर जो है वॉक ना कर पाए, बहुत ज़्यादा देर जो है वो खड़े ना रह पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, कि मतलब बहुत बार जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो सिम्टम्स तो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार लाइफ में वो जो इम्प्रूवमेंट, जो एक क्वालिटी लाइफ हम चाहते हैं ना, वो वापस नहीं आ पाती।
ठीक है, तो माइल्ड अगर है तो फिर ये दोनों चीजें हो जाएंगी, लेकिन सीवियर में सिम्टम्स कम हो जाएंगे लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस से वैसी ही नहीं मिलेगी जैसी पहले हुआ करती थी. So many patients suffer from negative symptoms such as disinterest and lack of motivation to do work or to interact with people. बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो अब शायद ट्रीट हो चुकी है, बट स्टिल वो लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते. उन्हें बहुत ही अजीब फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है लोगों के साथ में, नहीं मिलना है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या बहुत सी ऐसी चीजें. सो रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड. Now, what is rehabilitation? It is to help such patients become self-sufficient. The aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society to the extent possible. रिहैबिलिटेशन के थ्रू हम पेशेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने. दैट मीन्स हम उनकी लाइफ में क्वालिटी एड ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनको वापस से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम हेल्प कर रहे होते हैं. तो उनको जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें रिहैब सेंटर्स में रखा जाता है. ठीक है, रिहैबिलिटेशन ज़रूरी होता है तो उसके लिए कुछ रिहैब सेंटर्स बनते हैं. वहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपसे बातें वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं. अब यहाँ पे जो एम होता है वो ये होता है कि पेशेंट को एम्पावर करना है ताकि वो वापस से एक प्रोडक्टिव मेंबर अपनी सोसाइटी में बने, या एक नॉर्मल लाइफ जिए, या एक बहुत अच्छी लाइफ वापस से जीना स्टार्ट कर दे. In rehabilitation, the patients are given occupational therapy, social skills training and vocational therapy. तो यहाँ पे vocational therapy, occupational therapy, social skills learning, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिसके थ्रू patients back to normal होते हैं. Occupational therapy में क्या होता है? The patients are taught skills such as candle making, पेपर बैग मेकिंग एंड वीविंग टू हेल्प देम टू फॉर्म अ वर्क डिसिप्लिन. ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पेशेंट्स को वर्क डिसिप्लिन सिखाया जाता है. वर्क डिसिप्लिन क्या एक चीज़ होती है, जैसे उनको बता रहे कि कैंडल कैसे बनाई जाती है, वीविंग कैसे की जाती है, ठीक है, हैंड बैग्स कैसे बनाना है, या पेपर बैग कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है जिसके थ्रू वो ये समझते हैं कि वर्क डिसिप्लिन क्या होता है, काम कैसे किया जाता है. मतलब उन्हें पता होता है बट वो वापस से उस एक क्या कहेंगे हम, साइकिल में आ रहे होते हैं. ओके, सोशल स्किल ट्रेनिंग पेशेंट्स को हेल्प करती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स बनाने में थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन. ऑब्जेक्टिव इज टू टीच पेशेंट टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप. तो यहाँ पे उन्हें इंटरपर्सनल स्किल सिखाई जाती है, कैसे किसी से इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करना है, लोग कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, कितना ज़्यादा इंटरेक्ट हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो ये सोशल लर्निंग स्किल्स में उन्हें सिखाया जाता है. Cognitive retraining is given to improve the basic cognitive functions of attention, memory and executive functions. Cognitive retraining, देखो ट्रेनिंग नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, रीट्रेनिंग. क्योंकि जब हम थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ऑलरेडी एक मतलब हम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते ही हैं. कॉग्निटिव थेरेपीज होती हैं, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है. तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम ऑलरेडी उन्हें जो भी सारे कॉग्निशन से रिलेटेड बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सब उनको लर्न करवाते ही हैं. बट रीट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों की अटेंशन पे करना है, मेमोरी को अपनी इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव रीट्रेनिंग के थ्रू हम उनको लर्न करवाते हैं. After the patient improves sufficiently, vocational training is given wherein the patient is helped to gain skills necessary to undertake productive employment. फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट हमको दिखने लगेगा, तब उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पर जो पेशेंट है उसको वो सारी स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं उसके लिए, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, मतलब जॉब ले सकता है, ये वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी. तो रिहेबिलिटेशन आपको समझ में आया. देखो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि बहुत बार जब डॉक्टर पेशेंट्स को, मैं अभी थेरेपीज की बात नहीं करी, अभी मैं डॉक्टर पेशेंट वाली बात कर रही हूँ, है ना, मेडिसिन में जा चुकी हूँ मैं. तो जब भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है तो उस ट्रीटमेंट से हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं हो पाते. आया समझ में? अब जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ऐसे समझो, यहाँ पे देखो ये है डॉक्टर, ठीक है, और इस डॉक्टर के पास में दो तरह के पेशेंट आते हैं. एक पेशेंट है जिसको टाइफाइड है, एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया है. ओके,
अब इसको टाइफाइड है तो इसको बॉडी पेन भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, फीवर भी रहेगा, ये सारी चीजें होंगी। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना, वॉमिट भी होगी, फीवर भी रहेगा, बॉडी पेन भी होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इस पेशेंट को रहेंगी, ठीक है। और इसी की वजह से ये घर में बहुत ही ज्यादा अकेला रहने लगेगा, क्योंकि ऑलवेज ऑन बेड, ज्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहा होगा और इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहेगी कि ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हैंग आउट वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना, तो अभी इसको टाइफाइड हो गया है। ये जो हमारा दूसरा पेशेंट है जिसको एक्सीडेंट हुआ है, इसके साथ में क्या हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इसके स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई। आप समझते हो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, है ना, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उससे लाइफ टाइम मतलब हमको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स। तो मान लो इसके स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई या लेग में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई और इसको बहुत सारी चोट वगैरह लगी है जिसकी वजह से इसको बहुत पेन भी होता है और ये खाना पीना भी नहीं खा पाता है, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पेशेंट हमारा है, ठीक है। डॉक्टर ने इसको भी टैबलेट्स दी, मेडिसिन दी, है ना, तो मेडिसिन देने से इसके ये सारे सिम्टम्स जो थे वो खत्म हो गए, ओके। और अब ये वापस से अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अब ये ठीक हो गया है तो वापस से अपना जो भी काम वाम करता था वो करने लगेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में बैठेगा, अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस एक्सीडेंट वाला था, अब इसको पेन भी था, चोट वगैरह भी थी, सारा कुछ था, तो डॉक्टर ने इसको भी मेडिसिन दी, तो जो भी पेन थी, चोट थी, जो सारी चीजें थी वो खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट में इसकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आई थी तो डॉक्टर ने इसको कहा कि अब जो है आप ज्यादा चल फिर नहीं सकते हो और बहुत ज्यादा आप स्टैंड भी नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा रेस्ट भी नहीं करोगे, आपको एक्टिविटी एक्टिव रहना है लेकिन कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं करनी है। तो मतलब इसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं रही, है ना, डॉक्टर ने कहा आपको और ज्यादा टाइम लगेगा अभी ठीक होने में, तो इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं हुई, राइट, क्लियर। अब ऐसा ही बहुत बार हमारे साइकोलॉजी में भी होता है, सेम केस। कैसे, यहां पर अब कौन आ गया, थेरेपिस्ट, ठीक है। और अब मेरे पास में दो तरह के क्लाइंट्स आए हुए हैं, ठीक है, मेरे पास में दो तरह के क्लाइंट्स आए हुए हैं, एक को है फोबिया और एक को है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया इज अ सीवियर डिसीज। फोबिया है तो इसको जिस भी चीज से फोबिया होगा मैं इसका वो सारा डर वगैरह इसके अंदर से निकाल लूंगी और उसके बाद में जो भी सारे सिम्टम्स इसको हो रहे थे कि ये बहुत ज्यादा जो है एंग्शियस हो जाता था या और भी जो सारी चीजें, वो सारे सिम्टम्स मैंने इसके कम कर दिए, ये अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल हो गया। जैसे सिजोफ्रेनिया था उसके सिम्टम्स तो हमने कम करने की कोशिश करी, जैसे वो पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाया करता था, हेल्यूसिनेशंस होते थे, डिल्यूजन्स होते थे या जो भी सारी चीज़ें थी, तो पहले तो हमने वो सारी चीज़ें कम करने की कोशिश करी, रिडक्शन इन सिम्टम्स, तो चलो वो तो हो गया। लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं हो पाया और इसको ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे लोगों से नहीं मिलना है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, मैं सबके साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी सारी चीज़ें इस पर्सन को लगती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं जी पा रहा, तो डॉक्टर ने इसको सजेस्ट किया कि आप के लिए रिहैबिलिटेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको रिहैब सेंटर में रहना होगा। रिहैब सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर पेशेंट्स को हेल्प की जाती है कि वो अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल हो जाए। आपने देखा होगा ना, बहुत बार मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। आप रिहैब को ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, कुछ लोग उसको मेंटल असाइलम्स वगैरह से भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह की चीज नहीं जो आपको मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, वो सबसे बहुत डिफरेंट। रिहैब इज समथिंग जहां पर हम पेशेंट्स को हेल्प करें कि वो अपनी लाइफ में वापस से कैसे नॉर्मलाइज हो जाएं। तो उन्हें हम कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाया करते हैं, कुछ उनको इंटरेक्ट करने की चीजें सिखाया जाती है, एक तरीके से ट्रेनिंग हो रही है कि आपको कैसे अपनी एक नॉर्मल लाइफ को लीड करना होता है, एंड दैट इज रिहैबिलिटेशन, क्लियर। तो जैसे कि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जहां पर मतलब हमने देखो चैप्टर नंबर 4 में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करी और इस चैप्टर नंबर 5 में हमने थेरेपीज की बात करी कि कैसे थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करके जो है हम वापस से एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो थेरेपीज की हमने बात करी कि ये थेरेपी भी हो सकती है, ये थेरेपी भी हो सकती है, ये थेरेपी भी हो सकती है, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। इन द लास्ट वी हैव डिस्कस कि ओवरऑल ये सारी थेरेपीज हीलिंग में किस तरह से हेल्प करती हैं, तो हमने वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग को डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हमने योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, इन सब की बात करी।
लास्ट वी आर डिस्कसिंग रिहैब, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करना है, जो कि मैं बार बार आपको बोलती थी, मुझे नहीं पता आप रीड करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अब तक नहीं किया था तो अभी भी कर सकते हो। एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर रीड कर लो। कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो कि बहुत ही इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे जैसे ही गूगल पे एंटर करोगे ना, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट जो है सब कुछ देखने को मिलेगा। सारे टॉप कोर्सेज हैं, जो भी पढ़ना है आपको, क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक्स, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा आपके सामने ओपन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विथ क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स। यहाँ पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी। हम आपको कोई कूपन नहीं भेजेंगे, आपसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, और विथ क्वालिटी, बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू very much.